हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज़ मंत्रा स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है हमारा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज बेसिकली संसाधन को कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। इसका मतलब कोई भी मटेरियल जो हमारी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। जैसे आप लोग अपनी नोटबुक से पढ़ते हैं तो ये आपके नीड को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपके लिए रिसोर्स हो गया। पेन है आपके आसपास, और जो भी आपके रूम में अवेलेबल है जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो क्या हो गया, रिसोर्सेस। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके अकॉर्डिंग जो बांटा गया है। फर्स्ट इज इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब रिसोर्सेज उसको माना जाएगा जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई मटेरियल है और अगर हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तब वो रिसोर्स नहीं काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन होनी चाहिए इकोनॉमिकली फिजिबल। इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर हम कोई रिसोर्स को विद द हेल्प ऑफ माइनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पे जो खर्चा आता है, जैसे 100 करोड़ का हमारा जो भी मटेरियल मिला, लेकिन अगर उस पे हमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं माना जाएगा, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं वो रिसोर्स नहीं है। लास्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटीज़। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तब भी वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में कोई भी मटेरियल क्या बन सकता है, रिसोर्स बन सकता है। नाउ हमें फिगर 1.1 में इंटर रिलेशनशिप दे रखा है, इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। हम लोग इसमें ट्रायंगुलर शेप में देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर नेचर, सेकंड टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशन। ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये कैसे इंटरडिपेंडेंट है हम लोग देख सकते हैं। इंटरएक्टिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन NIT। इसका मतलब नेचर, इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी। वो कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन इंटरेक्ट विद नेचर। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है किसके साथ, नेचर के साथ। एंड थ्रू टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड इट क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इससे क्या क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और इसका बेनिफिट क्या होगा, फॉर एक्सीलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। हमें अब नेक्स्ट रिसोर्सेज के टाइप्स दे रखे हैं। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन को डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है रिन्यूएबल, नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल। वैसे रिन्यूएबल वो होता है जिसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। बट हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस, सेकेंड इज बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट, एंड नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ। नाउ नॉन रिन्यूएबल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिसाइक्लेबल, that is metals. Second category is non-recyclable, that is fossil fuels. बेसिकली हमें 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ रिसोर्सेज 3 कैटेगरी के थे। फर्स्ट इज जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, सेकंड ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। थर्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसका मतलब जो ह्यूमन बनाता है जिस रिसोर्स को। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो पहले हमारी बुक में जो डिवाइड कर रखा था, लेकिन अब उसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया ऑन डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बायोटिक एंड नेक्स्ट इज एबायोटिक।
बायोटिक मीन्स जिसमें लिविंग थिंग्स आती है, विच हैव लाइफ। नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जिसके अंतर्गत आता है। सो हम लोग इसको अब आगे समझते हैं। बायोटिक इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स और एबायोटिक इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक या मेटल। और बायोटिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब जो समाप्त हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। सो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट रिन्यूएबल कौन से होते हैं, विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेट, जिसको दोबारा से हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रीजनरेट कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेट, और इसके अलावा इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस, या फिर इसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। अब हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं, सोलर के, विंड, फॉरेस्ट और वाटर। सो ये रिन्यूएबल के एग्जांपल क्या क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट और वाटर। नॉन रिन्यूएबल के क्या एग्जांपल है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। आप लोग इसको फिगर के थ्रू समझ सकते हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या क्या एग्जांपल है यहाँ पे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। और उधर हम लोग देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा मेटल्स और न्यूक्लियर, ये भी किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओनरशिप मीन्स मालिक कौन है। सो फर्स्ट कैटेगरी आते हैं इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी प्राइवेटली ओन बाय एनी इंडिविजुअल और ए पर्सन। किसी भी रिसोर्सेज को अगर कोई प्राइवेटली ओन करता है तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका हाउस है, कार है, ये सब क्या माना जाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्स कौन से होते हैं, विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, जो सभी के लिए होती है। जैसे पब्लिक प्लेस हो गया, पब्लिक प्लेग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, यानी कि जहाँ पर शमशान भूमि होती है। और इसके अलावा और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, जो जिसके ऊपर कम्युनिटी का पूरा अधिकार होता है, सभी लोगों का जिसके ऊपर अधिकार होता है। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं नेशनल रिसोर्सेज, मतलब जो पर्टिकुलर किसी देश के बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग टू ए नेशन एंड फाउंड इन द टेरिटरी ऑफ ए नेशन, यानी कि वो उसी देश की टेरिटरी में जो भी रिसोर्स मिलता है वो क्या कहलाता है, नेशनल रिसोर्स। सो रिसोर्स बिलोंगिंग टू द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। लास्ट कैटेगरी है इसमें इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स विच बिलोंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्पेस एंड ओशियन इसके एग्जाम्पल है। और बेसिकली जो भी ओपन ओशियन में हम लोग अगर देखते हैं कौन से रिसोर्स इंटरनेशनल में आएंगे, रिसोर्स इन द ओशियन बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नाउ हम लोग देखते हैं लास्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पर इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि कोई रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है। सो फर्स्ट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, क्षमता। सो रिसोर्स फाउंड इन ए रीजन बट नॉट यूटिलाइज, इसका मतलब रिसोर्स एक जगह मिलता तो है बट उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा सोलर और विंड के एनर्जी यूटिलाइज किया जा सकता है। सो अभी तक इसको इतने अमाउंट में नहीं किया जा रहा। सो दे हैव पोटेंशियल बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एट दैट मच, मतलब जितने उनमें पोटेंशियल है वो उतना यूज़ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट कैटेगरी होती है डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज का मतलब जिस रिसोर्सेज को फुल्ली डेवलप किया जा चुका है एंड रेडी टू यूज़, जो अभी वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है, which are surveyed and their quality quantity are determined for utilization।
इसका मतलब जिसको पूरी तरीके से सर्वे किया जा चुका है और जिसकी क्वालिटी को निर्धारित किया जा चुका है और जो अभी वर्तमान में रेडी है और जिसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं या यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टॉक। स्टॉक आप लोग समझते होंगे, जो हम लोग एक्स्ट्रा जो रखते हैं गोडाउन में। सो रिसोर्सेज विच हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, बट नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न क्या है? कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। नाउ स्टॉक को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो हम लोग जानते हैं वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग एक तरीके से रिसोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसकी मदद से हम लोग उसको यूज़ कर सके। सो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे H2O वाटर, सो इससे क्या बनता है? H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। नाउ लास्ट कैटेगरी इज रिजर्व। रिजर्व बेसिकली क्या होता है? सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट का मतलब इसी का ही हिस्सा माना जाता है, जिसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल जैसे डैम और फॉरेस्ट। नाउ जैसे डैम में कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारे काम में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लिमिटेड पर्पस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, इन सब को हम लोग फ्यूचर नीड्स के लिए सेव कर रहे हैं। इसके लिए रिजर्व में हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन हम लोग उसको बस अभी सेव करने की पर्पस से यूज़ नहीं कर रहे। सो इस तरीके से हमने देखा जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज हमें नेचर के थ्रू फ्री गिफ्ट के रूप में मिले हुए हैं। सो जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ह्यूमन बीइंग यूज़ इनडिस्क्रिमिनेटली, इसका मतलब अंधाधुंध इसका ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। जब इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल या फिर कंट्रीज। कुछ लोगों के लालच के कारण जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब जो भी रिसोर्सेज है कुछ ही लोगों के पास में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी जो सोसाइटीज़ है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, रिच एंड द पुअर। नाउ लास्ट प्रॉब्लम इज इट लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इससे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन हो चुका है। थर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लास्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड की क्वालिटी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सो ये चार प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पोल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो चुका है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इसका मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है सभी के डेवलपमेंट की, फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल, and development should take place in such a way that it fulfill needs of the present generation। इसका मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि इससे जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके नीड्स फुलफिल हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी कोई भी नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और उसके लिए भी जो भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे सेव रहें।
सो इसके लिए एजेंडा 21 ऑफ रियो कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। सो आप इसको डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो कि हमें क्या करना है, हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसको हमें बचाना है, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना है। सो इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा और साथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और लास्ट में हमारे सबका सोशल प्रोग्रेस भी होगा। नाउ अब पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज 1992 अर्थ समिट, जिसको हम लोग रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में, एट रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर है ये, साउथ अमेरिका। सो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था और ये क्यों किया गया था, फॉर एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ने साइन किया था डिक्लेरेशन फॉर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यहाँ पर टू कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए गए थे। फर्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा 21। और इस एजेंडा 21 में आता है SD मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो अब हम लोग देखते हैं एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 बेसिकली इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट UNCED। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और इसका एम क्या था, इसका एम था एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेन गोल था इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना। सो बेसिकली इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैक्ट, टू डील विथ, कौन कौन सी प्रॉब्लम से डील करता है, एनवायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, इसके अलावा डिजीज एंड पॉल्यूशन। एंड लास्ट इज एवरी लोकल गवर्नमेंट ड्रो इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसके अलावा ये भी बोला गया था सभी लोकल गवर्नमेंट को खुद के अपने यहाँ पर लोकल एजेंडा 21 इस्टेब्लिश करने होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्यों करना जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर द जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बेटर या फिर बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना होगा। इसका रीज़न इसलिए है कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज को लेकर। इंडिया हैज़ ए डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ स्टेट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है। सो सम स्टेट आर रिच इन रिसोर्सेज एंड सम आर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब कमी है इन सम रिसोर्सेज। सो हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं कौन से स्टेट में कौन से रिसोर्सेज अच्छे से मिलेंगे और कौन से स्टेट में वो रिसोर्स नहीं मिलेंगे आपको। सो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इस स्टेट में मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट काफ़ी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश रिच इन वाटर अवेलेबिलिटी। यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है बट लैक इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा लेकिन किस चीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। थर्ड इज लद्दाख। लद्दाख हैज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर कल्चरल विरासत बहुत अच्छी है बट डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। लास्ट राजस्थान। राजस्थान रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है, वाटर रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम। सो आप लोग ये समझ सकते हो यहाँ पर व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए है ताकि हम लोग ये पता कर सके कौन से स्टेट में किस चीज़ की कमी है, फिर उसको वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन यहाँ पर सोलर एंड विंड एनर्जी है। इसके अलावा हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा कि यहाँ वाटर अवेलेबल है बट यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और वैसे ही हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट काफ़ी होता है। सो अब हम लोग देखते हैं आज का हमारा लास्ट स्लाइड, राइट द स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं, बेसिकली इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, थर्ड इज
उस प्लान को मैच करना और एनालाइज करना, मैचिंग एंड एनालाइजिंग। सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, इसका मतलब लिस्ट बनाना ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वे मैपिंग ऑफ द रिसोर्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिसोर्स होगा वो कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसकी प्रॉपर लिस्टिंग की जाएगी और इसके लिए सर्वे किया जाएगा, मैपिंग के थ्रू हेल्प ली जाएगी। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड द इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। नाउ लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ उसको मैच करेंगे, क्योंकि अगर ये क्लैश हो जाएगा तो ये सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। सो ये 3 स्टेप है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक के थ्रू IPM। फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज प्लानिंग स्ट्रक्चर, थर्ड इज मैचिंग या फिर एनालाइजिंग। सो नेक्स्ट इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इसका मतलब रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड लास्ट इज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। सो ये चारों फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट, आज का ये पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।